चैप्टर 83। सिया ने उसे शौर्य द्वारा दिखाई गई सभी वीडियोस के बारे में डिटेल्स के साथ बता दिया। तभी राघव से पूछा, शौर्य, वह तुम्हें ये चीज़ क्यों दिखाएगा? अचानक कुछ सोचते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उसने अपनी एक आईब्रो उठते हुए सिया को देखा और पूछा, उस दिन कार में उसने तुम्हें ये सब दिखाया था? राघव बहुत तेज था, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिलने पर वह सब कुछ समझ जाता था। सिया ने सिर्फ उसे सर हिलाकर हाँ किया और कहा, हाँ, उस दिन कार में मैंने विहान को जेल में मिली एक लड़की को टॉर्चर करते हुए देखा था। ये सुनते ही राघव के चेहरा तुरंत डार्क हो गया। वह अच्छी तरह से जानता था कि सिया का टॉर्चर देने से क्या मतलब है, और यह भी कि शौर्य अपनी सिया को उसके साथ ऐसी वीडियो देखने दी इस बेचैन कर रहा था। उसने शौर्य की फैमिली की बदनामी के बारे में सुना था। पहले तो उसने इसे इग्नोर कर दिया था क्योंकि वह उसे कभी मिले नहीं थे, लेकिन अब बात अलग थी। ये सोचकर कि शौर्य ने सिया को इतनी घिनौनी चीज़ दिखाई थी, उसके मन में कुछ बुरा करने का विचार आया। नहीं, सिया ने राघव के बदलते मूड को देख लिया था। राघव में सिया की नज़र को भागते हुए अपनी आंखें बंद कर ली ताकि उसकी नज़रों में जो डार्कनेस थी वो सिया से छिप जाए, और बोला, सिया, तुम मुझे सॉरी के बारे में सब कुछ डिटेल से बताओ, इस बार प्लीज़ कुछ भी मत छुपाना। हालांकि सिया न हो जेल में 3 साल बिताए थे, वो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, लेकिन उसे उसकी ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाई थी। सिया कुछ देर के लिए चुप हो गई और एक गहरी सांस लेते हुए बोली, राघव प्लीज़, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। राघव के चेहरे की एक्सप्रेशन बदल गई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, सिया ने कहा, वह समय मेरे लिए एक बुरे सपने से काम नहीं था। अगर मल्होत्रा परिवार न्यूज़ के साथ जागृति नहीं की होती तो शायद मैं इस बारे में कुछ भी नहीं बताती। पर प्लीज़ तुम इस बारे में मुझसे कुछ मत पूछो, सिया ने धीमे से कहा। राघव की नज़रों में सिया ने कभी डरना नहीं सीखा था। जब भी उसे मुश्किलों का सामना करना पड़ा, उसने हमेशा उनका डटकर सामना किया था, कभी पीछे नहीं हटी थी। मैं हमेशा यही चाहता था कि वह उसे पर और ज़्यादा निर्भर हो, लेकिन अब सिया ने आखिरकार अपनी कमज़ोरी दिखा दी तो उसे कोई खुशी नहीं, बस एक गहरी उदासी थी। ठीक है, हम इस बारे में अब और बात नहीं करते हैं। चलो अब इस बारे में और मत सोचो, वह सब एक कड़वा अतीत था। राघव उसे सहानुभूति नहीं दे रहा था, लेकिन वह इस समय सिया पर दबाव नहीं डालना चाहता था। उसे सिया का हाथ थाम लिया, उंगलियां आपस में फंस गई है। हर कोई डरता है, तुम्हें खुद को बेकार समझने की जरूरत नहीं है। तभी सिया ने उसका हाथ टाइट पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखकर कहा, राघव प्लीज़, तुम उसके पीछे मत जाओ। राघव माहेश्वरी के साथ कभी कोई मुलाकात नहीं की थी और वह यह नहीं समझ पा रहा था कि वह इतना क्रूएल कैसे हो सकता है। राघव कहना चाहता था कि उसे डर नहीं है, लेकिन सिया की आंखों में डर देखकर उसने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, ठीक है, अभी तुम शांत हो जाओ, मैं उसके पीछे नहीं जाऊंगा। ये सुनकर सिया को राहत मिली और राघव ने ये देखकर मन ही मन ठान लिया, वह शौर्य के साथ सिया को दिए गए दर्द का हिसाब लेगा। वो बाहर से बेशक शांत और शालीन था, लेकिन असल में उसका कैरेक्टर दबंग, क्रूएल और डोमिनेटिंग था। सिया शौर्य के बारे में सोचकर परेशान थी। उसे डर था कहीं शौर्य राघव को कुछ कर न दे। राघव भी उसके चेहरे को देखकर उसके डर कुछ समझ रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद उसे सिया को घर ले आया और उसे रेस्ट करने के लिए रूम में भेजकर खुद किचन की ओर चल गया। जब उसने देख सिया ने दरवाज़ा बंद कर लिया है तो उसने अपना फ़ोन निकाला और ऋषभ को कॉल किया और पूछा, क्या उस पागल आदमी शौर्य से मिलने का कोई तरीका है? जिस पर ऋषभ हंसते हुए बोला, अब उसे पागल आदमी ने तुम्हें परेशान किया है क्या? सुनो, अगर बात छोटी मोटी हो तो जाने दो, ऋषभ ने सलाह देते हुए कहा। उसकी फैमिली का बैकग्राउंड अच्छा है, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। सबसे इम्पॉर्टेंट कि शौर्य अपने आप में एक कानून है, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, यहाँ तक कि उसकी फैमिली भी नहीं है। उसे उकसाने से छोटी मोटी झड़पें और भी भर सकती है। बेहतर है उसे इग्नोर किया जाए। मैंने जो तुमसे पूछा है, मुझे सिर्फ उसका जवाब दो, राघव ने तीखे लहजे न कहा। ये एक सिग्नल भी था कि वो इस समय बहुत गुस्से में है। उसके गुस्से को भागते हुए ऋषभ ने आगे कोई जोर नहीं दिया और कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, पर यह बताओ, तुम आखिर क्या जानना चाहते हो? उसकी कमजोरी, वीकनेस,
उसे क्या पसंद है, किस चीज़ की परवाह है, कोई भी चीज़ जो उसे नुकसान पहुंचा सकती है, मुझे जानना है। सिया शावर लेने के बाद खुद को फ्रेश महसूस कर रही थी और दूसरी ओर तब तक राघव ने उसके लिए खाने को बनकर डाइनिंग टेबल पर लगा दिया था। जिप्सी रूम से बाहर आए तो राघव से बोली, राघव, क्या मैं आरव को यहाँ बुला लूँ? जिस पर राघव ने उसे घूर कर देखा, क्योंकि वे उन दोनों के बीच में किसी तीसरे को नहीं आने देना चाहता था। लेकिन सिया ने पूछा था तो वह मान भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कहा, वह तुम्हारे लिए तुम्हारे भाई जैसा है और तुम इस घर की होने वाली मैडम, इसलिए तुम जिसे चाहो बुला सकती हो। तुम्हें कुछ भी करने के लिए मुझे परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ, जाकर इस बुला कर ले आओ, मैं तब तक उसके लिए कुछ और बना देता हूँ। ये कहकर राघव वापस किचन की ओर चला गया। डिनर के बाद सिया ने आरव को दिन भर जो हुआ वो सब बताया। आरव ने उससे पहले ही उससे सारी अपडेट देने का वादा ले लिया था और वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। वो लोग इतने बेशर्म क्यों हैं? क्या उन्हें किसी का डर नहीं है? आरव गुस्से से बोल। उसने भी बहुत कुछ जिला था। उसे सोचा था कि उसने दुनिया की सारी बुराइयां देख ली है, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि क्रूएलिटी की कोई लिमिट नहीं होती। वैसे सिया में इसकी इन्वेस्टिगेशन की है। पिछले कुछ सालों में जेल में 43 लोग, जिसमें लेडीज और जेंट्स, बिना किसी सुराग के मर गए या गायब हो गए हैं। सिया चौंक गई और फिर राघव ने कहा, अगर वे एक्सपेरिमेंट के लिए लोगों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो डेड लोगों के रियल काउंटिंग और भी ज़्यादा हो सकती है। जेल के अलावा कई ऐसी जगह हैं जहां उन्हें लगातार डेड बॉडीज मिल सकती हैं। सबसे पहले तो वह लोग जो बेघर हैं, जो कि मुंबई में अवेलेबल है, जहां उनकी संख्या लाखों में पहुंच जाती है। इनमें बुजुर्ग भी हो सकते हैं जो शायद ही कभी अपने घर से बाहर निकलते हो या बाहरी दुनिया से बहुत कम कांटेक्ट रखते हों। कुछ डिप्रेस्ड लोग भी है सकते हैं जो थोड़े से पैसे के लिए अपनी जान देने तक को तैयार हो जाते हैं। कुछ गुमराह लोग भी हो सकते हैं। इसके अलावा अनाथालय से भी एक्सपेरिमेंट के लिए सभी उम्र के लोग मिल जाते हैं। इसलिए राघव ने भी अपनी बात पूरी ही नहीं की थी कि सिया ने उसे टोक दिया और कहा, रुको। राघव नहीं जो कहा था उसके शब्दों ने सिया को बेचैन कर दिया था। ऐसा नहीं था कि सिया इन्फेक्ट्स के बारे में नहीं जानती थी। वो बेचैन थी क्योंकि राघव ने जिस तरह से उसे एक्सप्लेन किया था वो ठीक वैसा था जैसे उसने उस पर रिसर्च की हो। अचानक फिर एक डर उसके मन में बैठा गया। वो राघव को नहीं खोना चाहती थी। राघव को देखने लगी। राघव ने तुरंत उसके मन में आए भावों को पढ़ लिया और कहा, सिया, तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ फैक्ट्स बता रहा हूँ। ये सच है या नहीं, हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन करके पता करना होगा और उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने होंगे। बिना ठोस सबूत के उसे सजा देना मुश्किल होगा। उसने ऋषभ को पहली ही विहान के पीछे उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए लगा दिया था। वह अच्छे से समझ सकता था इतने बड़े ऑपरेशन को बहन अकेला हैंडल नहीं कर सकता, जरूर उसके फेवर में और लोग भी होंगे। राघव को अभी तक पता नहीं था कि वह कौन है, लेकिन उनके इस तो साहस को देखते हुए उनसे टकराना इतना आसान नहीं होगा। हालांकि उसने ये सारी बातें सिया को नहीं बताई थी। उसने सिया को वही करने दिया जो वह करना चाहती है और उसके पीछे उसके ढाल बनकर हमेशा खड़ा रहेगा। सिया शांत हो गई। उसे राघव के शब्दों में सच्चाई को पहचान लिया। हालांकि वो चाहती थी राघव इस मैटर से दूर रहे, लेकिन उसे खुशी भी हो रही थी कि राघव उसके साथ है। श्री शेखावत सही कह रहे हैं, हमें इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। तुम चिंता मत करो, जितना हो सकेगा मैं उतना इन्वेस्टिगेट करूंगा, आरव ने सिया को समझाते हुए कहा। वह भी अपनी बहन गीतिका का बदला लेना चाहता था। उच्च देर के बाद आरव ने देर नहीं कि वह अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखने के लिए वापस चला गया। अब वहां केवल सिया और राघव साथ रह गए थे। फिर राघव ने पूछा, क्या तुमको लगता है कि मैं बहुत शांत हूँ? सिया सवाल को सुनकर थोड़ा झिझक गई और बोली, हाँ, लगता है तुम बिल्कुल नाराज नहीं हो। शायद मैं ही कुछ ज्यादा इमोशनल हो गई थी। रात अपनी बहस नहीं की बल्कि उसकी बात मान ली। सिया, मैंने तुमसे पहले भी कहा था मैं दखलंदाजी करने वाला नहीं हूँ। ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं निराश हूँ। मैं उन लोगों को नहीं जानता, इसलिए मेरे लिए जरा कुछ महसूस करना मुश्किल है। बेशक राघव ने ये कहा हो, लेकिन सिया अभी भी असहज थी। क्या तुम्हें मेरा ही रूप पसंद नहीं? अचानक से राघव ने पूछ लिया। राघव अपना कैरेक्टर सिया से छुपाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने ये सवाल किया।
जिसका जवाब देने से पहले सिया ने कई बार सोचा और कहा नहीं, ऐसा नहीं है। हर किसी की लाइफ अलग होती है और मैं इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। वह जानती थी राघव सच में इस बारे में बहुत कुछ जानता है, इसीलिए उसका रिएक्शन इतना तेज था कि उसने हर एक फैक्ट को एक खुली किताब की तरह उसकी रख दिया है। उसने फिर भी कहा, राघव मैं आपको खोना नहीं चाहती, इसलिए जब तक आप इस मैटर से दूर हैं तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिया ने राघव के सामने अपने मन का डर रख दिया, जिससे राघव का मनोबल और बढ़ गया। उसने सिया को अपनी गोंडल में खींचते हुए कहा, तुम्हें जो करना है करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस इतना ध्यान रखना कि वह बदमाश तुम्हें दोबारा छू न पाए, वरना उसे डर था शायद वो खुद को रोक नहीं पाएगा। अचानक किसी बात की याद आते ही उसकी चेहरे का भाव बदल गया और वह थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया और बोला, क्या उसने तुम्हें कुछ दिया? वह कहाँ है? जैसे ही राघव ने ये कहा, सिया को उसे हंटर की याद आ गई, जिसे वह लगभग भूल ही गई थी। उसने जल्दी से उसे अपने बैग से निकाला और उसे फेंकने लगी, लेकिन राघव ने उसे रोक दिया और कहा, इतनी अच्छी चीज है, इसे फेंकना शर्म की बात होगी। सिया के शर्म आने लगी, जिसे देखकर राघव हंसते हुए बोला, मेरा मतलब है इससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। सिया को एहसास हुआ सच में हंटर का इस्तेमाल विहान ने किया था। उसमें उसकी उंगलियों के निशान और यहाँ तक कि उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए और भी हंटर हो सकते थे। इसमें पीड़ित लोगों की स्किन या खून के निशान भी हो सकते हैं। यह एक इम्पॉर्टेंट सबूत हो सकता है विहान के खिलाफ। अब क्या होगा आगे जानने के लिए सुनते रहिए मेरी कहानी का अगला एपिसोड और कमेंट करके बताइए मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।